तो स्वागत है आप सबका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 900 रेटेड 8th क्वेश्चन। कंपैरिजन स्ट्रिंग। You are given a string s of length n, where each character is either less than or greater than an array A consisting of n plus 1 elements is compatible with the string s if for every I from 1 to n the character si represents the result of comparing ai and ai plus 1, that is si is less than if and only if ai is less than ai plus 1। ठीक है, मतलब जो अगर लेस देन का चिन्ह बना है, ठीक है, तो जो एलिमेंट है वो अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर ग्रेटर देन का चिन्ह बना है तो जो एलिमेंट है वो अपने आगे वाले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द एरे 12542 इज कंपेटिबल विद द स्ट्रिंग दिस वन। ठीक है, ऐसे जो वन है वो अपने आगे वाले से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ये वाला चिन्ह बना है। ठीक है, जो वन है वो अपने आगे वाले से छोटा है, इसलिए लेस देन का चिन्ह। ठीक है, अब जो टू है वो अपने आगे वाले से छोटा है, इसलिए लेस देन। फाइव है वो अपने आगे वाले से बड़ा है, इसलिए ग्रेटर देन। फोर है वो अपने आगे वाले से बड़ा है, इसलिए ग्रेटर देन। ठीक है, अब there are other arrays which are compatible with that string, for example 13 13 7 40 37 13। ये स्ट्रिंग भी इस स्ट्रिंग के साथ कंपेटिबल है। The cost of the array is the number of different elements in it. For example, the cost of 1 2 5 4 2 is 4. The cost of 13 37 42 37 13 is 3। You have to calculate the minimum cost among all arrays which are compatible with the given string s। ठीक है, तो किसी भी अरे का कॉस्ट क्या है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि उसमें कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इसमें एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट है 5 और एक एलिमेंट है 4 और एक एलिमेंट है 1। ठीक है, यानी कितने यूनिक एलिमेंट्स है, टोटल 4 यूनिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है, 2 दो बार रिपीट हो गया। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो इसमें एक एलिमेंट है 13। ठीक है, दूसरा 37, तीसरा 42। ठीक है, इसमें टोटल 3 ही यूनिक एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो कॉस्ट होगा 3 होगा। यानी एरे में कितने डिफरेंट एलिमेंट्स है वो उसका एरे का कॉस्ट है। हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम कॉस्ट, यानी इस स्ट्रिंग के साथ जितने भी एरेज कंपेटिबल हैं उनमें से जिसमें मिनिमम कॉस्ट आएगा उसको रिटर्न करना है। ठीक है, यानी जिस भी एरे में मिनिमम कॉस्ट आएगा उस कॉस्ट को रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, तो हमें जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 2 सेकेंड। ठीक है, तो एक टेस्ट के लिए हमें दिया है 2 सेकेंड का टाइम। ठीक है, यानी 2 इंटू 10 पावर 8 ऑपरेशन का टाइम। ठीक है, और जो एक टेस्ट है उसके अंदर हो सकते हैं 500 टेस्ट केसेस। तो 500 टेस्ट केस के लिए हमारे पास है 2 इंटू 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, तो एक टेस्ट केस के लिए हमें दिया है
अपॉन 20, इसको लिखते हैं 20/5 इंटू 10⁻7 - 5। ठीक है, तो 4 इंटू 10⁻5। ठीक है, ठीक है। तो एक टेस्ट केस के लिए हम मैक्सिमम 4 इंटू 10⁻5 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर जो n है वो हो सकता है मैक्सिमम 100, तो यहाँ पर ओ एन चलेगा। ठीक है, ओ एन स्क्वायर चलेगा, और ठीक है ओ एन स्क्वायर चलेगा। और इससे बड़े जो होंगे ओ एन क्यूब, ठीक है, ओ एन 4, ये सभी सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या होगा, हमको एक स्ट्रिंग दिया होगा और हमें रिटर्न करना है उस स्ट्रिंग से एसोसिएटेड जो मिनिमम कॉस्ट होगा उसको। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट यानी मिनिमम डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, जो एरे का कॉस्ट है वो ये है कि उसमें कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। हमें बोला है मिनिमम कॉस्ट, यानी जो एरे है उसमें कम से कम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, यानी हम चाहते हैं कि कम से कम एलिमेंट्स का हम यूज़ करें, कम से कम नंबर्स का हम यूज़ करें और पूरा एरे तैयार हो जाए। ठीक है, जैसे जैसे कि अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि पूरे एरे में सिर्फ 5 का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो इसका जो कॉस्ट हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि 2 एलिमेंट्स का यूज़ करना है, 5 4 5 4 4 5, ठीक है, तो इसका मिनिमम, तो इसका कॉस्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हमें कॉस्ट को मिनिमम करना है तो हमें कम से कम नंबर्स का यूज़ करके पूरा एरे को बनाना होगा। जैसे यहाँ पर मैं 2 नंबर का यूज़ किया, यहाँ पर 1 नंबर का यूज़ किया, तो ये वाला मिनिमम हो गया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर का यूज़ किया मैं। ठीक है, लेकिन जो एरे है वो इस स्ट्रिंग के साथ कंपेटिबल होना चाहिए, जो स्ट्रिंग दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हम रीफ्रेम करके ऐसे बोल सकते हैं कि हमें इस स्ट्रिंग के साथ कंपेटिबल वो एरे ढूंढना है। ठीक है, इस स्ट्रिंग के साथ कंपेटिबल वो एरे ढूंढना है। ठीक है, इस स्ट्रिंग के साथ कंपेटिबल कोई एरे ढूंढना है और उस एरे में मिनिमम से मिनिमम नंबर्स का यूज़ करना है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अब इस स्ट्रिंग का अगर हम यूज़ करेंगे तो हम मिनिमम से मिनिमम कितने नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं एरे में। ठीक है, तो अगर हम इस स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं तो मिनिमम हमें 1 2 3 4 5 6 7, मिनिमम 7, 1 से लेकर 7 तक के नंबर्स का यूज़ करना ही होगा। ठीक है, मिनिमम 7 नंबर्स का हमें यूज़ करना ही होगा, क्योंकि मान लो यहाँ पर हम 1 रखते हैं। ठीक है, अब ये क्या आ गया, लेस देन आ गया, तो अब इसके बाद हमें एक नंबर 2 का यूज़ करना ही होगा। ठीक है, अब ये वापस से आ गया, तो एक और नए नंबर का यूज़ करना ही होगा।
फिर वैसे ही ये आ गया, तो एक और, फिर ये, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है। ठीक है, यानी कम से कम हमें 7 नंबर्स का यूज करना ही पड़ा इस स्ट्रिंग के साथ एरे को कंपैटिबल बनाने के लिए। यानी अगर मान लो इसके बाद ऐसा होता, ठीक है, अगर ये स्ट्रिंग, ठीक है, 3, इसके बाद और ऐसा होता, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस केस में हमें मिनिमम 8 नंबर्स का यूज करना ही पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ तक के से यहाँ तक के लिए हमें मिनिमम कितने नंबर्स लगते? 7 नंबर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमें मिनिमम लग जाते 8 नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमें मिनिमम लग जाते 7 नंबर्स और यहाँ से यहाँ तक हमें मिनिमम लग जाते 8 नंबर्स। तो यहाँ पर हमें कम से कम एरे के अंदर 8 डिस्टिंक्ट नंबर्स का यूज करना ही पड़ता। उससे कम नंबर्स में ये एरे बनता ही नहीं। यानी जो कंटिन्यूअस आने वाले साइंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 बार कंटिन्यूअस आया, यहाँ पर 6 टाइम्स एक ही साइन कंटिन्यूअस आया और यहाँ पर 8 टाइम्स एक ही साइन कंटिन्यूअस आया। वो डिसाइड करते हैं कि टोटल कितने नंबर्स अनलॉक होंगे। ठीक है, अगर 6 साइंस, ठीक है, अगर 6 सेम टाइप के साइंस एक साथ आ गए तो टोटल 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स को अनलॉक करना पड़ेगा। अगर लगातार 7 सेम साइन के नंबर्स आ गए तो टोटल 8 नए डिस्टिंक्ट नंबर्स को हमें अनलॉक करना होगा। ठीक है, यानी जितने लगातार आएंगे, ठीक है, जितने सेम सेम साइन वाले लगातार आएंगे, ठीक है, यानी जितने सेम साइन वाले सिंबल्स उतने उससे एक ज़्यादा नंबर्स हमें अनलॉक करने होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 7 बार आया लगातार एक ही साइन, तो हमें 8 नंबर्स अनलॉक करने पड़े। ठीक है, यहाँ पर लगातार 6 बार आया, इसलिए हमें 7 नए डिस्टिंक्ट नंबर्स अनलॉक करने पड़े। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर देखें तो यहाँ पर 8 नए नंबर्स अनलॉक हो चुके हैं। ठीक है, और तो ये जो है वो आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मैक्सिमम लेंथ ऑफ कंटिन्यूअस ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कंटिन्यूअस सेम साइंस। ठीक है, मतलब लगातार सेम साइन का काउंट, लगातार सेम साइन का काउंट, ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ कंटिन्यूअस सेम साइंस, ये होगा आंसर। ठीक है,
ठीक है, और हमें बताना भी यही था कि कितने इस स्ट्रिंग को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कम से कम कितने डिस्टिंक्ट नंबर्स का यूज़ करना होगा। तो कितने डिस्टिंक्ट नंबर का यूज़ करना होगा ये डिसाइड होगा कि कोई भी साइन कंटिन्यूअसली कितने बार लगातार आ रहा है। ठीक है, जहाँ पर भी मैक्सिमम टाइम्स आएगा कोई साइन लगातार, वो उसके लेंथ में +1 करके हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने डिस्टिंक्ट इंटीजर्स लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं इसके कोड में। ठीक है, तो ये रहा इसका कोड जिसमें मैं इसी का काउंट रख रहा हूँ कि अगर जो लेस देन है, ठीक है, वो अगर लगातार आ रहा है तो क्या करो, काउंट 1 को प्लस प्लस करो, मतलब काउंट 1 लगातार आने वाले लेस देन सिंबल का रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, और जो काउंट 2 है वो लगातार आने वाले ग्रेटर देन सिंबल का काउंट रखेगा। अब दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, दोनों में से जो भी मैक्सिमम टाइम्स आया होगा, ठीक है, जैसे कि इस केस में ये जो है ये 6 टाइम्स आया था और ये 7 टाइम्स आया था, तो हमने +1 करके रिटर्न कर दिया था। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी हो रहा है कि जो भी दोनों में से मैक्सिमम टाइम्स आएगा उसमें +1 करके रिटर्न कर देंगे। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो n, ठीक है, ओ n होगा, और जो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो भी ओ n होगा। ठीक है, ये लूप n टाइम्स चल रहा है और ये जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ n है। ठीक है, थैंक यू।